भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। पर बीते कई सालों से हम विपक्षी नेताओं से सुनते आ रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कई ग्लोबल रैंकिंग्स में भी इंडियन डेमोक्रेसी गिरती जा रही है। क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु सक्सेना। आज एक निष्पक्ष तरीके से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक आम आदमी इन दावों को सुनते ही खारिज कर देता है। हम सोचते हैं कि अरे डेमोक्रेसी कैसे मर सकती है? राज्यों में चुनाव हो तो रहे हैं, सरकारें बदल तो रही हैं, पर दोस्तों कई बार चीजें जितनी आसान दिखती हैं उतनी होती नहीं। शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर कहे जाने वाली मीडिया से। दोस्तों आज के समय में इंडियन मीडिया सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। जिस मीडिया का काम होता था सरकार से सवाल पूछने का, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का, आज उसी मीडिया को सरकार की चाटुकारिता से फुर्सत नहीं। जिन्हें नेताओं से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल करना चाहिए, वे प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, इतना काम करते हैं, थकते नहीं। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ऐसा है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? जनता की मन की बात से सरकार की मन की बात तक का ये सफर इज द फर्स्ट मेजर वाउंड ऑन इंडियन डेमोक्रेसी इज बैक। दोस्तों आज ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि कोई सरकार से सवाल करे तो उसे एंटी नेशनल करार दिया जाता है या एक स्पेसिफिक पार्टी या रिलीजन से जोड़ दिया जाता है। क्या सरकार की आलोचना करने के लिए विपक्ष का समर्थक या एंटी नेशनल होना जरूरी है? स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है जहां जनता सरकार से सवाल करे, उन्हें उनकी गलतियों के लिए क्रिटिसाइज करे। पर हमारे देश के एक बहुत बड़े वर्ग को सरकार के महिमा मंडन की ऐसी लत लगी हुई है कि वो उनके विरोध में बोलना तो छोड़िए, कुछ सुनना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनसे अगर महंगाई पर सवाल करो तो बोलते हैं कि अरे भैया हमने तो शेर पाला है तो खर्चा तो होगा ही। दाम बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के, क्या कहेंगे? भैया देखो, हमने एक बढ़िया एक महंगा प्रधानमंत्री पाला, तो देखो शेर पालने के लिए खर्चे भी महंगे हो गए। अच्छा, तो 150 भी हो जाएगा बेटा। भले ही हम इन चीजों को मजाक में निकाल देते हैं, पर दोस्तों ये सरकार का फैन बॉय बन जाने वाली सोच किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कई लोग उपहास उड़ाने के लिए उन्हें मौन प्रधानमंत्री कह के संबोधित करते हैं। पर दोस्तों आयरनी ये है कि मनमोहन सिंह एक रेगुलर बेसिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वे जब भी विदेश दौरे से लौट कर आते थे पत्रकारों के सवालों का सामना करते थे। और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेके आज तक एक भी प्रेस वार्ता नहीं की है। हाँ, एक सूडो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जरूर की है। यहाँ सूडो शब्द का मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रेस वार्ता एक मजाक जैसी ही थी। उसमें सभी सवालों का उत्तर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी सवाल को लेने से साफ इनकार कर दिया, जैसे मानो वो एक शोपीस की तरह बैठे हो। तो अब मौन प्रधानमंत्री कौन हुआ, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये ब्लाइंड सपोर्ट करने वाली मेंटालिटी इज द सेकंड मेजर वाउंड ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे देश में कुछ संस्थाएं हैं जिनका काम होता है इंडिपेंडेंटली वर्क करना, बिना सरकार के पार्टिसिपेशन के। पर दोस्तों आज के समय सरकार द्वारा कैसे इन संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं। आए दिन विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापे पड़ना तो जैसे आम बात हो गई है। किसी के पीछे सीबीआई तो किसी के पीछे ईडी। चलिए यहाँ तक भी बात इतनी गलत नहीं है। मान लेते हैं विपक्ष के नेताओं ने घोटाले किए होंगे, गड़बड़ की होगी तो पड़ रहे हैं छापे, क्या गलत है? बात तब गलत हो जाती है जब इन्हीं नेताओं से केस वापस ले लिया जाता है जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ईडी ने हाल ही में अपनी कन्विक्शन रेट पब्लिक की जो कि 96% है। यानी ईडी जो भी काम करती है बहुत सही है अगर इतनी अच्छी रेट है तो। पर दोस्तों इसमें भी एक झोल है। ईडी ने बताया कि 2005 से लेके अब तक 5,906 केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें से मात्र 25 का ट्रायल कंप्लीट हुआ। उन 25 में से 24 पर कन्विक्शन आया। तो इन 25 से 24 का परसेंटेज दिखाकर वाहवाही लूटी जा रही है। पर दोस्तों अगर 5,906 में से 25 का परसेंटेज देखें तो वो 0.42% आता है, जो कि काफी कुछ सोचने को मजबूर करता है। गौरतलब है कि यूपीए के समय यानी 2004 से 2014 के बीच
नेताओं पर 26 केस रजिस्टर किए गए ईडी द्वारा, जिनमें से 14 विपक्षी नेताओं पर थे। जबकि एनडीए के समय यानी सितंबर 2014 से 2022 तक 121 केसेस रजिस्टर किए गए ईडी द्वारा राजनेताओं पर, जिनमें से 115 विपक्षी नेताओं पर थे, यानी 95%। इंडिपेंडेंट एजेंसीज का ये मिसयूज इज द थर्ड वाउंड ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। दोस्तों, भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के कंधों पर होती है। इसी संस्था से जुड़ा एक बिल, इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करा लिया गया है। ये बिल ईसी और सीईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली कमेटी में कौन कौन रहेगा ये बताता है। इस बिल के आने से पहले तक लॉ के वैक्यूम के कारण सीईसी और ईसी को प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति नियुक्त करता था, पर इनकी नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष कमेटी की जरूरत हमेशा से थी, जिस जरूरत को समझते हुए साल 2015 में एक व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई। कोर्ट ने गवर्नमेंट को सलाह दी कि ईसी और सीईसी की नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसके मेंबर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द लीडर ऑफ अपोजिशन। सरकार ने कमेटी का गठन तो किया, पर कोर्ट की सलाह को दरकिनार करते हुए सीजेआई को इस कमेटी से बाहर कर दिया, जिस कारण इस कमेटी में निष्पक्षता जैसा कुछ बचा ही नहीं। सरकार द्वारा लाया हुआ यह बिल कहता है कि the CEC and EC shall be appointed by the President on the recommendation of the selection committee consisting of the Prime Minister, the Leader of Opposition and a Union Cabinet Minister to be nominated by Prime Minister। यानी 3 में से 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो आखिर इस कमेटी को बनाने का औचित्य क्या निकला? दोस्तों, इस बार यानी 2023 के संसद के विंटर सेशन में एक नया रिकॉर्ड बना। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार राज्यसभा और लोकसभा के कुल मिला के 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया। और सिर्फ यही नहीं, इन सांसदों की गैर हाजिरी में 3 बड़े बिल भी पास किए गए। आपके पास वजह चाहे जितनी भी बड़ी हो, पर इतने बड़े काउंट में जनता द्वारा चुने हुए इन सांसदों को सस्पेंड करना कैसे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा अपोजिशन को अप्रेस करते हुए मोनार्की तरीके अपनाना इज द फोर्थ वाउंड ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। दोस्तों, आज हमने लोकतंत्र के 4 घाव को जाना, पर हमारे देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ लोकतंत्र और संविधान की जड़ें इतनी गहरी है कि इतने घाव खाने के बाद भी देश में आज लोकतंत्र जिंदा है। हाँ, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि डेमोक्रेसी इज डाइंग इन इंडिया। आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मुलाकात होगी आपसे फिर अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।